हैं शांति बिल क्या है। शांति बिल जो है ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को और न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्राइवेटाइज करेगा, ठीक है। सो चलिए इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। शांति बिल टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। भारत में आज के पहले, इस शांति बिल के पहले तक जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन था, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या एनर्जी जनरेशन था, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट देखती थी, ठीक है। अब ये शांति बिल से हम प्राइवेट सेक्टर का इसमें इंटरफेरेंस अलाउ कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करना, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का मौका मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीज़ में अगर हम प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर रहे हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। ये कोई बहुत ही नॉर्मली लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, तो वो भी हमें देखना है। सो वी विल सी द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स एंड देन विल कंक्लूड कि इन विच डायरेक्शन इट इज़ गोइंग, ठीक है। तो जो शांति बिल है 2025 का, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ रहे हैं, यानी कि इसमें हम एडवांसमेंट्स कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म ही तो हो रही है, पहले न्यूक्लियर एनर्जी गवर्नमेंट पूरा देखती थी, अब जो है इसमें हम प्राइवेट मेंबरशिप अलाउ कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का इंटरफेरेंस अलाउ कर रहे हैं। तो ये जो है एक नया एटॉमिक एनर्जी का लॉ है, जिससे भारत का जो सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर है ना, वो अब प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी रेगुलेट हो सकता है। इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आप देख सकते हो। और ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 का है और CLND यानी कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का है, इसे अमेंड करता है। अब इसमें ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को भी अमेंड कर रहा है, यानी कि इसके नाम से समझ में आता है सिविल लाइबिलिटी, मतलब अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ इधर उधर खराब फंक्शनिंग से या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई उसके कारण अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का कुछ इशू हो जाता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ है ना, चेरनोबिल इंसिडेंट, ऐसे अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट का कुछ प्लांट का इशू आ गया, जैसे गैस लीक हुआ या न्यूक्लियर में समथिंग हैपन्स और द अदर थिंग हैपन्स, डिजास्टर हैपन्स, तो जो लाइबिलिटी है, जो सिविलियंस को आप जिम्मेदार हो सिविलियंस के लिए, वो जिम्मेदारी कम कर दी गई है। क्योंकि भारत में पहले लाइबिलिटी बहुत ऊपर रखी हुई थी, तो लाइबिलिटी के स्टेक्स बहुत हाई थे, जिसके कारण बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स और कंपनीज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें अगर उनसे कोई गलती हो गई तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्जाना, जिसे हम भुगताना भी कहते हैं, शायद भुगतान कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर उनसे कोई भी गलती हुई है ना, जिससे लोगों का नुकसान हुआ, तो उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा भुगतान देना पड़ता पहले, ठीक है। हर पर्टिकुलर इंसान जो भी इसमें इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट को और एवरीबडी अराउंड दैट पर्टिकुलर इशू, उस चीज़ से डर के कोई भी कंपनी इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करती थी। अब हमारा ना एक गोल है, हमारा गोल है कि हमें ईयर 2047 तक जो है 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी जनरेशन करनी है न्यूक्लियर एनर्जी से। एट प्रेजेंट भारत मात्र 8 से 9 गीगावाट का न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है, यानी कि हमारा बस 8 से 9 परसेंट जो है वो गीगावाट जो हमारा है पूरा जनरेशन वो न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। रेस्ट हम जो है हमारे ट्रेडिशनल मेजर्स पे डिपेंडेंट है अभी भी। तो अगर हम चाहते हैं कि 100 गीगावाट पे जाएं, 8 से 9 गीगावाट से चेंज करके 100 गीगावाट पे अगर हम जाएं एनर्जी जनरेशन के लिए, तो हमें प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत लगेगी। प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए व्हाट डिड वी डू, हमने हमारी सिविलियंस की लाइबिलिटी को, जो जिसमें सिविलियंस का प्रोटेक्शन था, उस लाइबिलिटी को हमने कम कर दिया। तो अब इससे क्या है, इंडस्ट्रीज को फायदा है, अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्रीज को फायदा है। इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में आसानी से न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेंगी, तो इंडिया की जो एनर्जी जनरेशन है वो बढ़ेगी, तो इंडिया को फायदा ओवरऑल है, इंडिया को ओवरऑल इकोनॉमिक फायदा है, एनर्जी जनरेशन का फायदा है। लेकिन अगर इनके प्लांट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, डिजास्टर्स आते हैं, तो पहले जो इनकी लाइबिलिटी थी, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले थी इन पर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेक कम कर दिया अभी, ताकि इंडस्ट्री इजीली अट्रैक्ट हो। समझ रहे हैं, चलो इसको ध्यान से देखिए। तो ये जो बिल है ना, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को खत्म कर रहा है, इफेक्टिव इसकी मोनोपोली जो है वो खत्म कर रहा है। क्योंकि पहले जो है जितना भी हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन था वो पूरा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखती थी, तो इसकी मोनोपोली थी, एक छत्र राज था, डोमिनेंस था, अभी खत्म हो रहा है। और लाइसेंस गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं और प्राइवेट फर्म्स जो हैं जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, वो जॉइंट वेंचर्स और परमिटेड एंटिटीज बना के अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट भी कर सकती हैं और डिकमीशन भी कर सकती हैं।
ठीक है? खुद का बना भी सकती हैं, ओन भी कर सकती हैं, ऑपरेट भी कर सकती हैं, डिकमीशन भी कर सकती हैं। यानी कि अब प्राइवेट एंटिटीज़ को भी यहाँ पर पावर मिल रही है न्यूक्लियर एनर्जी ग्रो करने के लिए, ठीक है? अब इससे क्या होगा, यहाँ पे वो फ्यूल फैब्रिकेशन भी हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हैंडल कर सकते हैं और सेंट्रल लाइसेंसिंग उनके लिए मैंडेटरी है ये सब करने के लिए, है ना? अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि चलो ओवरऑल इन्वायरमेंटल वाले पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ठीक है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन 100 गीगावाट एनी हाउ करनी है 2047 तक, ताकि हमारा जो रिलायंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, थर्मल पावर पे, जिससे कार्बन एमिशन होता है वो कम हो जाए, तो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव ओके। नेक्स्ट, हमें जो है पता है कि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रिक चलेंगे तो ये टारगेट अचीव करना मुश्किल है, ठीक है? सो हम जो है प्राइवेट एंटिटीज़ को एंट्री दे रहे हैं, ठीक है? अब हमें समझ में आया कि जब तक हम लायबिलिटी का कैपिंग कम नहीं करेंगे, प्राइवेट कंपनीज एंटर करने से डरेंगी, क्योंकि लायबिलिटी कैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमने लायबिलिटी कैपिंग कम कर दी, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे कैपिंग कम करने से दिक्कत ये हो गई कि अगर कोई भी हादसा होता है, तो जितनी आंसरेबिलिटी पहले इन कंपनीज़ को थी, अब उतनी आंसरेबिलिटी नहीं है इनके सिर पे, ठीक है? सो यहाँ पे दिक्कत किसको हो जाएगी? सिविलियंस को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहा है जो कि पार्लियामेंट को आंसरेबल है स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस फॉर सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से इसको बैलेंस किया। इन्होंने बोला कि भैया अगर आप लाइबिलिटी वाले सेक्टर में कम आ रहे हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है भारत में और हम आपका लाइबिलिटी वाला कैपिंग कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ करना पड़ेगी कि आप हमसे जो एग्रीमेंट साइन करेंगे उसमें सेफ्टी को आप सबसे ऊपर रखेंगे लोगों के लिए, ठीक है? तो सेफ्टी के जितने भी प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए गए, यहाँ पे उन प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस दी गई, सिक्योरिटी के प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस दी गई और साथ ही साथ सेफ गार्ड, क्वालिटी एश्योरेंस और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर हम आपके लिए लाइबिलिटी कम कर रहे हैं तो आपको यहाँ हमें गारंटी देना पड़ेगी कि आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रिपेयर्डनेस, इन सब में अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है? सो उस पर बात हुई यहाँ पे। आगे ये जो शांति है, इससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर लायबिलिटी रीराइट हो रही, सीधी सी बात है। पहले जो है हमारे लीगल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज के लिए बहुत ज़्यादा थी, यानी कि लोगों को अगर लोगों का कुछ नुकसान हो जाता था तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलता था, बहुत ज़्यादा मासेस पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता था, ठीक है? अभी क्या होता था, पहले पहले की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज हो रहा है तो सप्लायर्स को भी डैमेज का भुगतान करना है और प्लांट ऑपरेटर्स को भी भुगतान करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सप्लायर्स को भुगतान नहीं करना है, सिर्फ प्लांट ऑपरेटर्स को करना है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सप्लायर लायबिलिटी थी ना वो पूरी खत्म हो गई है। सिर्फ ऑपरेटर जो प्लांट ऑपरेट करेंगे ना, उन्हें ही अगर अगर कोई नुकसान हो गया, उस प्लांट के कारण कोई भी इशू आ गया, तो सप्लायर और ऑपरेटर जो पहले दोनों भुगतान करते थे, अब केवल ऑपरेटर भुगतान करेगा। यानी कि जो प्लांट को ऑपरेट कर रहा है अब केवल वो भुगतान करेगा। उस प्लांट को जिसने बनाया, सब कुछ सप्लाई किया, एवरीथिंग विच द बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडिंग और स्टैब्लिशिंग दैट प्लांट, वो बॉडी उसके लिए जिम्मेदार अब नहीं रहेगी लाइबिलिटी के लिए। लेकिन हाँ, जो बॉडी उसको ऑपरेट कर रही है वही अब सारा का सारा लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इससे क्या हो रहा है कि CLND एक्ट थोड़ा अमेंड होगा, है ना? और जो लोगों को थोड़ी सी गारंटी थी पहले, वो गारंटी अब कम हो गई है, ठीक है? इसी के साथ आप देखिए कि इसके चलते क्या होगा, फॉरेन वेंडर्स अब ज़्यादा इंटरेस्टेड इंडिया में, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत हो गई तो उनको नुकसान कम देना पड़ेगा, नुकसान की भरपाई कम करनी पड़ेगी, तो उससे अब वो लोग इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है? और अब वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। चलिए, ऑपरेटर लाइबिलिटी जो है अभी कैप कब कहाँ तक गई है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑपरेटर लाइबिलिटी जो है ये कैप की गई है रिएक्टर साइज के अनुसार, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर है उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑपरेटर लाइबिलिटी रहेगी। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर साइज में बड़ा है तो ऑपरेटर के ऊपर जो लाइबिलिटी आ रही है वो भी ज़्यादा आएगी। अगर पावर प्लांट का रिएक्टर का साइज छोटा है तो ऑपरेटर के ऊपर जो भुगतान की लाइबिलिटी है वो भी कम आएगी, ठीक है, साइज के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर रिएक्टर का कैपेसिटी 150 मेगावाट तक का है तो लाइबिलिटी उसके ऊपर पैसे की कितनी आएगी, 100 करोड़ रुपए की। यानी कि अगर 150 मेगावाट का रिएक्टर कुछ डैमेज कर जाता है या कुछ हादसा कर जाता है तो यहाँ पर ऑपरेटर को 100 करोड़ तक का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं अगर रिएक्टर का साइज जो है 3600 मेगावाट के ऊपर है तो ऑपरेटर को कितना भुगतान करना पड़ेगा, 3000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है? सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रिएक्टर का साइज बड़ा है तो ऑपरेटर को पैसे ज़्यादा भुगतान में देने पड़ेंगे, रिएक्टर का साइज छोटा है तो भुगतान के पैसे भी थोड़े कम रहेंगे, ठीक है?
यूनियन गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि लाइबिलिटी फॉर डैमेज बियॉन्ड दीज कैप्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 100 करोड़ 3000 करोड़ रुपए। और इसी के साथ उन्होंने पेनल्टीज भी लगाई है कि अगर कोई भी सेफ्टी या सिक्योरिटी या इमरजेंसी प्रोविजंस को देखा नहीं या फॉलो नहीं किया गया या उसको इग्नोर किया गया, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के मामले में उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं, उनको पेनल्टी लगाई जाएगी और उनको ये जो पनिशमेंट्स हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर का रोल देखते हैं और इन्वेस्टमेंट रूल्स का रोल देखते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, तो प्राइवेट कंपनीज अब पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा चलेगा, एटॉमिक मिनरल्स जो हैं इनके सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट में आसानी होगी, साथ ही साथ न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो है वो भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के इंडिया में आएंगे। साथ ही साथ जो प्लांट ऑपरेशन था जो पहले गवर्नमेंट के अंडर चलता था, अब वो प्राइवेट प्रोविजंस के अंडर भी चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 49% तक का हमने प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है। ठीक है, कितना परसेंट तक का, 49% तक का। तो अभी भी 100% नहीं दिया हुआ है हमने, वी हैव गिवन 49% ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमने 100% अलाउंस अभी नहीं दी है, 100% अलाउंस नहीं दी है, वी हैव ओनली गिवन 49% अलाउंस। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसकी मोनोपोली कम होगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। 49% स्टेक ही प्राइवेट के पास है, 51% अभी भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। ठीक है, सो मेजर स्टेक्स अभी हमने अपने पास ही रखे हुए हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि अभी हम इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एकदम से 100% दे देंगे तो बहुत ज़्यादा मेजर फ्लॉज और प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है ऑपरेशन में। तो यहाँ पे वी हैव गिवन 49% टू देम, 51% इज स्टिल कंट्रोल बाय पब्लिक एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो नया फ्रेमवर्क है बच्चों, ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैपिटल और टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट हो, क्योंकि लाइबिलिटी हमने कम कर दी, रिएक्टर साइज के अनुसार कर दी है। इसी के साथ यहाँ पे हमने क्लियर इंश्योरेबल लाइबिलिटी तो दी ही दी है, साथ ही साथ एक ऐसा यूनिफाइड स्टैचू बना दिया है कि भैया आपको ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजंस फॉलो करने हैं, और उसका हमने एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर अलाइन कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर जितना भी इंडस्ट्री, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का जितना भी इंडस्ट्री है उसमें जो भी दिक्कतें थी, जो भी कंसर्न्स थी, उनको हमने पहले ही एग्रीमेंट में ऐड कर दिया कि भैया पहले से ही आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन ये सब इंश्योर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम करंट की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट इंडिया सिर्फ 8 से 9 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करती है, और हमें पहुंचना है 100 गीगावाट तक। अगर हम टोटल एनर्जी जनरेशन की बात करें ना, कि 100% अगर एनर्जी जनरेट होती है अलग अलग तरीके से, तो उन 100% में से मात्र 1.5 से 2% एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट हो रही है बस, बाकी 98% दूसरे सेक्टर से जनरेट हो रही है। तो हमें ये 8 to 9 गीगावाट को 100 गीगावाट तक ले जाना है बाय द ईयर 2047। तो ये टारगेट याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ये इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट होती है उसमें कार्बन एमिशन नहीं रहते हैं, तो ये पर्यावरण के लिए वैसे कार्बन वाइज नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट जीरो कार्बन एमिशंस को कमिट करने के लिए व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया है इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट। ओके बच्चों, चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आज बहुत भारी भारी न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है ना? ऐसे दिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जब बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आती है जिनको आप डिटेल में पढ़ो, आपको पता पड़ता है कि अरे हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी पॉलिसी चेंज होती है। ऐसे न्यूज़ वाले हमारे काम के। मुझे लग गई, खुद ही काट लिया मैंने अपना गाल। चलिए, ओके, सो अभी आप लोगों को सब समझ में आ गया बच्चों? और क्लियर? चलो ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए शांति के बारे में हम अच्छे से देखते हैं कि शांति एम्फोसाइजेस डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस रिएक्टर्स इंक्लूडिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो यहाँ पे वही है, रिएक्टर्स के हिसाब से उन्हें ऑपरेबिलिटी देखनी पड़ेगी और रिएक्टर्स के हिसाब से उन्हें पैसे देना पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वही है कि अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स रहेंगे तो आपके जो एनर्जी जनरेशन है वो कम रहेगा, लाइबिलिटी कम रहेगा, है ना, मैनेजमेंट आपको हिसाब से रहेगा। क्रिटिसिज्म एक बार देख लो बच्चों, क्रिटिक्स ने यहाँ पर नोट किया है कि इससे क्या होगा कि आप कैपिंग अगर इस प्रकार से कर रहे हैं, ऑपरेटर लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, तो बिल से क्या होगा, इंसेंटिव रिड्यूस हो जाएंगे, है ना, यानी कि एक सेफ्टी कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोगों की, ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है। तो सेफ्टी से रिस्क की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा चाहिए। ओके, चलिए, सिविल सोसाइटी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सोसाइटी ग्रुप और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनको चिंता है कि भैया इससे क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कैपेसिटी जनरेशन ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स के चांसेस भी ज़्यादा हों, है ना। रैपिड प्राइवेटाइजेशन इतने सेंसिटिव सेक्टर में प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही करता है।
साथ ही साथ एक और चीज़ है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो ये नहीं देखेंगी कि वो कैसे डिस्पोज़ कर रही हैं वेस्ट, ठीक है? न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज़ कैसे कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी भारत में दिल्ली साइड, आगरा साइड, यहाँ सब जगह पॉल्यूशन इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ बिना कुछ देखे, समझे, सोचे वेस्ट डंप कर देती हैं क्योंकि वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट निकालने में लगी हुई हैं। तो अब ऐसे में अगर न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर भी वो ये सब करने लग गई, तो न्यूक्लियर वेस्ट तो डिकम्पोज़ होता नहीं, ऊपर से बहुत रिएक्टिव रहता है। उसका वेस्ट भी बहुत रिएक्टिव रहता है। अगर पानी में यूं भी डंप कर दिया ना तो पानी के जीव जंतु मर सकते हैं। कहीं सॉइल पे डंप कर दिया तो सॉइल पूरी कंटामिनेट होकर लोगों के खाने और लोगों के पानी में ये सब चीज़ें आ सकती है। आपने देखा होगा ना अभी स्टडी बिहार में जो माताओं का जो मदर मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, वो उससे जितने भी हमारे ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं ये बच्चों में पास डाउन हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे लेड के, आर्सेनिक के कंपोनेंट्स हैं ये मदर के ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों में पास हो रहे हैं, जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि फिर कंटामिनेशन से लोगों के खाने पानी पीने में आ जाए। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें देखनी है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये वेस्ट मैनेजमेंट सही से करें इस चीज़ का। इफ़ द वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट क्लियर, फिर हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, लोगों को बहुत ज़्यादा इन सब इश्यूज़ से डील करना पड़ जाए। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए।